हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में 12th वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपका हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सभी के लिए बेहतर साबित होंगे। आपको मैं 39 एक शब्द में उत्तर दीजिए, मतलब एक वाक्य में उत्तर दीजिए ये बताऊँगा, एक शब्द में दीजिए ये भी बताऊँगा। तो दोनों को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और एक एक जितने भी आपको टर्म में बताऊं उनको सभी को आप अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वात्सल्य रस होता है ना, इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है, वत्सल और स्नेह भी होता है, और ये संतान विषयक स्नेह होता है, ये आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित किसने किया है, तो आपको याद रखना है विश्वनाथ जी ने। ठीक, तो इसका उत्तर तो आएगा विश्वनाथ। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए एक और सामान्य बात वात्सल्य रस से मैं बताऊंगा। वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किसे बोला जाता है, तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो बोला जाता है सूरदास जी को। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, और इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संतान विषयक प्रेम को बताया है अपने काव्य के माध्यम से। और जो सूरदास जी हैं, इनकी 3 रचनाएं थी मुख्यतः। एक तो थी सूरसागर, मुख्य सबसे बड़ी रचना है इनकी ये। इसके बाद में दूसरी थी सूरसारावली, याद रखें आप नाम भी, सूरसारावली। और थर्ड थी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं थी। और सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ, ऐसा माना जाता है। वात्सल्य रस के सम्राट किसे माना जाता है, तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। और 10वें रस के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो आचार्य विश्वनाथ को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जो शांत रस है उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक, प्रत्येक रस का एक निश्चित स्थायी भाव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी भाव ऐसा भाव होता है जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रहता है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, तो आपको बताना है मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है, इन भावों को क्या कहा जाता है। देखिएगा, एक ही स्थायी भाव के बीच में परिस्थितिवश सिचुएशन आती है, उस समय अनेक भावों का संचार होता है, इन भावों को क्या कहा जाता है। जब संचार हो रहा है मतलब कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उन्हें बोला जाता है संचारी भाव। याद रखना, संचारी भाव भी रस के अंगों में शामिल है, और रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो जो संचारी भाव है इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 संचारी भाव माने हैं। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है, इन भावों को क्या कहा जाता है, तो आप उत्तर में लिखेंगे संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप। अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा रस है, यहाँ पर आपको बताना है रस। अब मैं नाचो बहुत गोपाला, इसमें आपको शांत रस बताना है, शांत रस। ठीक है, इसके बाद में रस क्या है लिखिए। तो आप इसमें रस की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। जिसका आस्वादन किया जा सके, आस्वादन किया जा सके वही रस है। ठीक है, अब आस्वादन का मतलब होता है आनंद उठाना या आनंद लेना, आनंद प्राप्त करना। हिंदी में अगर हम इस प्रकार से बोलें तो आनंद प्राप्त करना ये कहलाता है। इसीलिए जो रस है ना, इस रस को आनंद का पर्याय भी बोला जाता है। आनंद का पर्याय, ये भी आपको याद रखना है। रस क्या है, तो रस को आनंद का पर्याय बोला गया है। और एक और बोला जाता है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन याद रखेंगे डिटेल से। अगला देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव बताइए। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अनुभाव के प्रकार बताइए। जो अनुभाव है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो
आपको याद रखना है कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। चारों के मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थी नाम लिख लेना। पहला तो होता है कायिक, दूसरा होता है मानसिक, इसके बाद में तीसरा होता है आहार्य, आहार्य, और नंबर 4 है सात्विक, सात्विक। ठीक है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, ये क्या है? ये अनुभव है। और अनुभव भी रस का अंग है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखिएगा, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? ये भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 33 संचारी भाव माने हैं। वैसे संचारी भाव अनंत होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो व्याकरण लिखने वाले व्याकरण रचनाकार है, जिनको वैयाकरण बोला जाता है, उन्होंने मुख्यतः 33 माने हैं। ये सभी के मन में आते जाते रहते हैं इस कारण से, तो संख्या आप 33 याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रमुख संचारी भाव के नाम लिखिए। तो प्रमुख संचारी भाव के नाम लिख लीजिए आप सभी। हर्ष लिख लीजिए एक तो, ठीक है। दूसरा आप जड़ता लिख लीजिए, जड़ता। इसके बाद में थर्ड लिख लीजिए चपलता, चपलता। और उसके बाद में फोर लिख लीजिए उत्सुकता, उत्सुकता। ये रस के कुछ अंग के, मतलब जो संचारी भाव हैं, उन संचारी भाव के नाम हैं, ठीक है ना। संचारी भाव मनुष्य के हृदय में संचरण करने वाले होते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। अगला देखिए, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंगों के नाम में आप लिखेंगे विभाव, दूसरा है अनुभाव, अनुभाव। इसके बाद में तीसरा है स्थायी भाव, स्थायी भाव। और नंबर चौथा है संचारी भाव, संचारी भाव। ये रस के अंगों के नाम हैं। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। देखिए मित्रों, महा का मतलब होता है बड़ा, ठीक, विस्तृत, विस्तृत, ठीक है, या एक और हम कह सकते हैं फैला हुआ। तो यहाँ पर हमें किसका नाम बताना है? 2 महाकाव्यों के नाम बताना है। तो जो 2 महाकाव्य है, उसमें आप रामायण महाभारत लिख सकते हैं, ठीक, एक तो ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रिय प्रवास, और उसके बाद में अगला आप लिख सकते हैं इसमें साकेत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, खंडकाव्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें आप पंचवटी लिख सकते हैं, पंचवटी, ये भी एक क्या है? ये खंडकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड का मतलब टुकड़ा होता है। मुक्तक काव्य का एक उदाहरण लिखिए। मुक्तक काव्य, देखिए मुक्तक काव्य का उदाहरण लिखना है, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा कोई सा भी पार्टिकुलर काव्यांश बता देना है, जिसका नाम मतलब अलग अलग कवियों के आधार पर लिखा गया है, अलग अलग कवि ने लिखी है कोई सी भी रचना। वो जैसे मान लीजिए मैं आपको मुक्तक काव्य का बता रहा हूँ, मीरा पदावली, मीरा पदावली। ये जो मीरा पदावली है, ये मुक्तक काव्य का एक उदाहरण है। इसमें मीरा के पदों को शामिल किया गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंध काव्य के प्रकार लिखिए। तो जो प्रबंध काव्य है ना, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है महाकाव्य, उसके बाद में दूसरा होता है खंड काव्य, खंड काव्य, और तीसरा होता है आख्यानक गीति, आख्यानक गीति, ठीक है ना। आख्यानक गीति को प्रगीति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये प्रबंध काव्य के प्रकार है। इसके बाद में मुक्तक काव्य के प्रकार लिखिए। नंबर 15, मुक्तक काव्य मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा गया है कि मुक्तक काव्य के प्रकार लिखिए, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, और इसके बाद में दूसरा होता है गेय मुक्तक, गेय मुक्तक, ठीक, इस प्रकार से। तो ये मुक्तक काव्य के 2 प्रकार हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाला जो काव्य होता है ना, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, अर्थात महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, आधुनिक युग के गेय मुक्तक प्रगीत कवियों के नाम बताइए। तो जिन्होंने मतलब मुक्तक गाया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रसाद पंत निराला, ठीक है,
निराला ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप लिख सकते हैं प्रसाद, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और उसके बाद में पंत, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीनों जो कवि हैं ये आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आधुनिक युग के कवि हैं। गेय मुक्तक अर्थात इन्होंने प्रगीत रचे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्तक काव्य से आप क्या समझते हैं। मुक्तक काव्य की आपको इसमें परिभाषा देनी है, तो सिंपल और सरल परिभाषा आप देंगे, ठीक है। जो आपको आसानी से समझ आ जाए वो आप कंप्लीट करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, गीत कविता दोहा और पद तथा मुक्त छंद, क्या क्या आता है, गीत कविता दोहा और पद तथा मुक्त छंद, मुक्त छंद जिसमें ना तो मात्रा की गिनती की जाती है ना वर्णों की गिनती की जाती है, वो मुक्त छंद होता है। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, मुक्तक बनता है। मुक्तक, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे मुक्तक काव्य कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। परिभाषा क्या है, गीत कविता दोहा और पद तथा मुक्त छंद मुक्तक काव्य कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। तो प्रबंध काव्य में आपको एक बात याद रखनी है, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट होता है। तो जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से बंधी हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, ठीक है। जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी होना उसे क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। अब कथा सूत्र का मतलब यहाँ पर, छंद का मतलब यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि उसमें मात्राओं का भी ध्यान रखा जाएगा, वर्णों का भी ध्यान रखा जाएगा, यति गति लय तुक पाद या चरण सभी का ध्यान उसमें रखा जाएगा। बिल्कुल प्रबंध किया जाएगा जब काव्य रच रहे हैं, इस कारण तो वहाँ पर वो प्रबंध काव्य कहलाता है। इसके बाद में आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर आप विशेष गौर करेंगे। जिस काव्य के छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहा जाता है, पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपको याद रखना है, उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है, मुक्तक काव्य। ये इसमें 20वें प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, किसकी परिभाषा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। देखिएगा, काव्य का जो सौंदर्य बढ़ाते हैं तो वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है। तो किसकी शोभा बढ़ाते हैं ये, तो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं इसीलिए ये सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं, और तत्व या धर्म है इसलिए इन्हें काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व धर्म कहते हैं, अर्थात अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है आचार्य दंडी जी ने। ये आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आचार्य दंडी आप लिखेंगे, आचार्य दंडी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर, एक तो शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आपको क्या लिखना है, 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अगला देखिएगा, जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। मतलब शब्दों के माध्यम से अगर मान लीजिए काव्य की शोभा बढ़ रही है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, शब्दालंकार, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद में 24, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर शामिल, देखिएगा आप। तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आपको याद रखना है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारे की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये पूरा इस प्रकार से काव्यांश होगा। तो ये किसका अलंकार है, मतलब किस प्रकार का अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इसमें जो
आपका अलंकार है वो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार है, संदेह संदेह हाँ लिखेंगे आप यहाँ पर, संदेह अलंकार। क्यों? क्योंकि आपको संदेह हो रहा है वहाँ पर कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, मतलब कि श्याम और घनश्याम बादल की बात भी यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। नाच उठे वन मोर किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर जाना है, श्याम को जाना है, घनश्याम जाना है और वन में मोर नाच उठे हैं, मतलब उनको भ्रांति हो गई है। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो होगा भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है, छंद से रिलेटेड है, आपको ध्यान देना है। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को बोला जाता है, देखिएगा, ले, ठीक। एक तो ले है, अगर आप रुकोगे तो उसको बोला जाता है यति। यति का मतलब होता है विराम, और ये किस में आती है? ले में आती है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा जो आपके सामने लिखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, छंद के प्रकार लिखिए। छंद के आपको इसमें प्रकार बताने हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार लिखेंगे, ठीक है। एक तो मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। अब इनको समझिए, मात्राओं की गिनती पर आधारित छंद या मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, और वर्णों की गणना या वर्णों की गिनती पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दुर्मिल सवैया का उदाहरण मतलब दूसरा नाम बताइए। दुर्मिल सवैया जो होता है ये भी एक छंद है, इसका आपको दूसरा नाम बताना है। तो जो दुर्मिल सवैया है इसको चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रकला, इस नाम से दुर्मिल सवैया छंद को जाना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, आप लास्ट तक देखिए, आपकी वार्षिक परीक्षा तक के सारे जो मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं काव्य खंड के सारे में बता दूंगा। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है? मतलब हर पंक्ति में 31 अगर वर्ण हैं तो वो रचना क्या कहलाती है? तो वो होती है कवित्व। ये यहाँ लिख रहा हूँ, इसका उत्तर कवित्व होती है। अगला देखिए, इसमें 4 पंक्तियाँ होती है, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। ये उर्दू और फारसी की एक शैली है। अब इसे हम क्या कहते हैं? अब यहाँ इस प्रश्न को आप समझेंगे, 4 पंक्तियाँ होती है अर्थात कि 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तुक मतलब कि समानता। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो एक तो हारी आ गया ये, और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो इसमें आप यहाँ पर आ गया बिहारी। तो हारी और बिहारी ये समान उच्चारण हमें प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं, ऐसे मतलब शब्द होते हैं, वो हमें समान उच्चारण प्रदान करते हैं, उन्हें हम तुक बोलते हैं। और तीसरी जो पंक्ति है वो स्वच्छंद होती है, और ये उर्दू और फारसी की एक शैली भी है। शैली मतलब तरीका। अब इसमें कौन सा छंद होगा? तो मित्रों इसमें रुबाई छंद होगा। रुबाई क्या होगा? रुबाई होगी। क्यों रुबाई? इसमें उर्दू और फारसी भी है ये, इस प्रकार से। अगला देखिएगा, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, मतलब कि भाव प्रधान होता है, इस प्रकार से। तो ये किसकी परिभाषा है? काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा होती है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र जी की। इसमें आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर नगेंद्र, इस प्रकार याद रखेंगे। अगला देखिएगा, बिंब के भेद के नाम बताइए। बिंब के भेद के नाम आपको बताना है। तो देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो है वो है इंद्रिय बिंब, ठीक है, इंद्रिय बिंब। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखेंगे काल्पनिक बिंब, काल्पनिक बिंब, ठीक है। और इसके बाद में नंबर 3, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब, प्रेरक अनुभूति
के आधार पर बिंब, ये मुख्यता बिंब है। ठीक है, बिंब के भेद हैं मतलब ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि हमारे लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। 39 क्वेश्चन की हमने आपसे बात करी थी कि 20 से लेकर 25 मिनट में आपको 39 क्वेश्चन बता देंगे। देखिएगा, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो होता है मूर्त रूप प्रदान करना। मूर्त रूप प्रदान करना, ये बिंब का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता रहा है। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता रहा है, तो ये आदिकाल से होता रहा है, मतलब आरंभ से, ऐसे आप लिखेंगे, आरंभ से। अगला देखिएगा, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं इसमें, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐन्द्रीय बिंब के प्रकार लिखिए। तो जो ऐन्द्रीय बिंब है ना, उसके प्रकार इस प्रकार हैं। एक तो है चाक्षुष बिंब, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद में सेकेंड आपको लिखना है स्पर्श बिंब। इसके बाद में आपको थर्ड लिखना है आस्वाद्य बिंब। इसके बाद में आपको फोर्थ लिखना है श्रव्यनादात्मक बिंब, मतलब ये श्रव्य वाला होता है, श्रव्यनादात्मक बिंब। और उसके बाद में नंबर 5 आपको लिखना है, यहाँ लिख देता हूँ 5, धातव्य बिंब। ये आपके बिंब के प्रकार हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार बताइए। तो उसमें आप लिखेंगे सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भवातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। ठीक है, ये सारे मैंने बताए। वीडियो को बैक करके पीछे करके आप वापस सुन लीजिए। सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भवातीत बिंब, विकीर्ण बिंब। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन क्या है। तो उनके बिंब, याद रखना, बिंब है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।